हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आप जान रहे हैं, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, फंगस है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे इस जैविक वातावरण का हिस्सा हैं। और जैसा कि अगर प्रकृति ने कोई भी जीव उत्पन्न किया है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई उपयोगिता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसकी उपयोगिता है। और बहुत सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चंस के वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत आज बात करते हैं वायरस। वायरस या विषाणु, वायरस या विषाणु। तो दुनिया में शायद ही कोई इससे परिचित ना हो, जो नहीं भी हो रहा होगा वो जान गया होगा कि वायरस क्या है। क्यों, आपको पता चल ही गया होगा। जो परिचित नहीं भी रहा होगा तो उसको पता चल गया होगा कि वायरस क्या है। क्यों पता चल गया होगा? किसके कारण पता चल गया होगा? कोरोना के कारण। कोरोना के कारण, कोविड-19 नामक वायरस के कारण क्या हुआ? सबको पता चल गया कि भाई वायरस बहुत खतरनाक है, वायरस बहुत डेंजरस है। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम सामान्य किसी टेलीस्कोप से, सामान्य किसी प्रकार से नहीं देख सकते, जिसे हम केवल किसके द्वारा देख सकते हैं? हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। उस इतने सूक्ष्म वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया, पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया, विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दिया, विश्व की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। और अभी भी उसके प्रभाव से विश्व मुक्त नहीं हो पाया है। और अब तो यहाँ तक है कि जैसे और बहुत सारे वायरस पहले से विद्यमान हैं, उनके साथ हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, चल रहे हैं, वैसे ही उस वायरस के साथ भी रहना होगा। हाँ, ये बात अलग है, ये अच्छी बात है कि उस वायरस का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ। परंतु आप सब जानते हैं कि इसने पूरे विश्व को परिचित करा दिया। वायरस, कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, विषाणु पता हो या ना हो, वायरस पता है, कोरोना पता है। तो ये अब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए कि व्हाट इज वायरस, अगर हम इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वायरस के बारे में अगर देखा जाए, सबसे पहले इसके विषय में एक साइंटिफिक अप्रोच जो दिया था रशियन साइंटिस्ट थे इवानोस्की। इवानोस्की ने 1892 में, 1892, मैं शायद सही देख रहा हूं, 1892 में वायरस की एक साइंटिफिक स्टडी के द्वारा उसका विवरण, उसकी डिटेल प्रस्तुत की। और एक डिजीज था जो तंबाकू की पत्तियों में, टोबैको की पत्तियों में होता था, मोज़ैक डिजीज। तो मोज़ैक डिजीज के कारक या फैक्टर के रूप में वायरस का पता लगाया उन्होंने। इवानोस्की रूस के साइंटिस्ट थे
और उनके द्वारा 1892 में तंबाकू के पौधे में जो डिजीज का फैक्टर था, कारक था, उसके रूप में एक वायरस का पता लगाया कि वायरस नामक विषाणु या वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सूक्ष्म जीव है। उसके बाद फिर इसके अध्ययन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और स्टडी ऑफ वायरस एक सेक्शन है बायोलॉजी का बहुत बड़ा, जिसमें इसको वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। और फिर इसका जो बायोलॉजिकल डिटेल दिया गया, उस बायोलॉजिकल डिटेल के अकॉर्डिंग वायरस क्या है, एक मैंने आपको बताया अति सूक्ष्म, बहुत माइक्रो क्या है ऑर्गेनिज्म, जो आकोशिकीय है, क्योंकि सेल के मैक्सिमम पार्ट उसमें नहीं पाए जाते। एक आकोशिकीय न्यूक्लियो पार्टिकल है ये, ठीक है। एक आकोशिकीय क्या है, न्यूक्लियो पार्टिकल, पार्टिकल है, कण है, बस एक पार्टिकल के रूप में है वायरस। और इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन है। मेरे पास उसका डेटा भी है, 94% इसमें प्रोटीन है और 6% न्यूक्लिक एसिड। तो अगर वायरस को देखा जाए तो वायरस आपने देखा कि एक सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, ठीक है, और अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, अकोशिकीय है, अकोशिकीय है, सेललेस है, ठीक है, परजीवी है, पैरासाइट है, ये सेल्फ डिपेंड नहीं है, पैरासाइट है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे, तो परजीवी है, पैरासाइट है, ठीक है। और क्या है, अब इन तीनों अति सूक्ष्म, अकोशिकीय, परजीवी, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ठीक, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियो प्रोटीन कण। अगर हम बायोलॉजिकली इसको एक्सप्लेन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि वायरस या विषाणु अति सूक्ष्म, अकोशिकीय, परजीवी, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, ठीक। इस रूप में हम इसको बोल सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। अब इसको और ज़्यादा वायरस के एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, यानी वायरस एक, इसमें सबसे ज्यादा आपने देखा क्या है, 94% प्रोटीन है, ठीक है, 94% प्रोटीन है और 6% न्यूक्लिक एसिड है, ठीक। तो वायरस एक, ठीक है, वायरस एक प्रोटीन आवरण, प्रोटीन कवर या प्रोटीन आवरण, ठीक है, प्रोटीन कवर या प्रोटीन आवरण से ढका होता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन आवरण को कैप्सिड, कैप्सिड से वायरस एक प्रोटीन आवरण अर्थात कैप्सिड से कवर होता है या ढका होता है और इसकी प्रोटीन यूनिट्स को, कैप्सिड्स की प्रोटीन यूनिट या प्रोटीन इकाइयों को कैप्सोमर्स कहते हैं, कैप्सोमर्स, ठीक है, कैप्सोमर्स कहते हैं, प्रोटीन यूनिट या प्रोटीन इकाइयों को कैप्सोमर्स कहते हैं, ठीक है। कैप्सोमर्स को आप वायरॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कैप्सोमर्स या वायरॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो पहले आपने देखा वायरस का बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है, वायरस एक अति सूक्ष्म, अकोशिकीय, न्यूक्लियोप्रोटीन कण है जिसमें 94% प्रोटीन और 6%
नाइट्रिक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक, दूसरा क्या, वायरस एक, अब ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, पार्टिकल है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, तो प्रोटीन आवरण से या कवर से ढका होता है, जिसे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, जिसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, कैप्सिड की जो प्रोटीन यूनिट्स हैं या प्रोटीन इकाइयां हैं उनको कैप्सोमर्स या वायरॉन कहते हैं। ठीक है, तो वायरस की जो यूनिट्स हैं या इकाइयां हैं उनको हम वायरॉन कहते हैं। ठीक, अब वायरस का जो सबसे विशेष या विलक्षण जो बिंदु है या पॉइंट है उस पर आते हैं। सबसे स्पेशल पॉइंट ये है कि वायरस को सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं, के बीच की कड़ी कहते हैं। वायरस को सजीव व निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सजीव लक्षण भी पाए जाते हैं, लिविंग सिम्टम्स या लिविंग थिंग्स भी पाए जाते हैं, लिविंग फीचर्स भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग फीचर्स भी पाए जाते हैं। ठीक, लिविंग फीचर क्या है? लिविंग फीचर इसमें यह पाया जाता है कि जैसे हमारी जो सेल्स होती हैं उनका डिप्लॉयड डिवीजन होता है, डिप्लॉयड डेवलपमेंट होता है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ। ठीक है, तो वैसे ही इसके न्यूक्लिक एसिड का, ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें, इसका डिप्लॉयड डिवीजन होता है। इस तरह से इसका भी डेवलपमेंट होता है, डिप्लॉयड डिवीजन होता है। ठीक, जिससे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो पहला कारण क्या है, पहला सजीव लक्षण क्या है, फर्स्ट जो लिविंग थिंग है वो क्या है कि वायरस का के न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन या डिप्लॉयड डिवीजन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे एक लिविंग थिंग जो है किसी भी लिविंग सेल के पास जाता है तो एक्टिव हो जाता है और एंजाइम सिंथेसिस करने लगता है। तो वायरस जो है किसी भी जीवित कोशिका या लिविंग सेल के संपर्क से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और क्या करने लगता है, एंजाइम सिंथेसिस करने लगता है। ठीक है, एंजाइम संश्लेषण या एंजाइम सिंथेसिस करने लगता है। ठीक है, तो एंजाइम सिंथेसिस जो है वो दूसरा पॉइंट है जो वायरस के लिए कहा गया कि ये सजीव लक्षण है। अब अगर हम देखें कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है तो नॉन लिविंग क्या है, निर्जीव लक्षण क्या है? तो निर्जीव लक्षण की अगर हम बात करें, निर्जीव लक्षण की अगर हम बात करें तो देखते हैं हम निर्जीव लक्षण क्या है। सबसे पहले इसमें अधिकतर कोशिकीय अंग नहीं पाए जाते, सेलुलर ऑर्गन या अंग नहीं पाए जाते, इसीलिए इसको आकोशिकी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेलुलर ऑर्गन्स नहीं पाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है आप कोई भी जो सेल का पार्ट है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, सेंट्रोसोम हो, ठीक है, वो कुछ भी नहीं पाया जाता। दूसरा, इनमें श्वसन, रिस्पिरेशन, पोषण, न्यूट्रिशन, उत्सर्जन आदि नहीं होता, ठीक, ना तो रेस्पिरेशन हो रहा है, ना तो न्यूट्रिशन हो रहा है, ना तो उत्सर्जन हो रहा है, कुछ नहीं होता।
तो जो सजीव का लक्षण है। तीसरा, इसे क्रिस्टल के रूप में बोतल आदि में वर्षों तक रखा जा सकता है, वर्षों तक रखा जा सकता है। ठीक है, क्रिस्टल बिल्कुल कोई भी पार्ट जो हार्ड पार्ट है, निर्जीव पदार्थ है, ठीक है, तो उस रूप में इसको जो है वो रखा जा सकता है और ये इसका बहुत बड़ा निर्जीव लक्षण है, ये नॉन लिविंग फीचर है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वायरस को क्यों सजीव व निर्जीव के बीच कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सजीव या लिविंग फीचर्स भी मिलते हैं और नॉन लिविंग फीचर्स भी मिलते हैं। अब आपने वायरस को एक बॉटल में भर के एक निर्जीव पदार्थ की तरह और सैकड़ों साल ऐसे रख दीजिए तो पड़ा हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वैसे का वैसा। लेकिन जैसे ही वो वायरस किसी एक्टिव या किसी लिविंग सेल से मिला, तुरंत सक्रिय हो गया। और फिर अब आप देखिए आज क्या हो रहा है, कोविड-19 कोरोना का जो वायरस है उसका भी तो सिम्टम ऐसा ही है, सरफेस पे कहीं है। कह रहे हैं कि अगर कहीं सरफेस पे है तो आप उस पे जो है उसको जो है वो आप सैनिटाइज़र लगाइए, ठीक है, डोर पे भी हो सकता है, किसी जगह पे भी हो सकता है। तो अब ऐसे में अगर मान लीजिए किसी सरफेस पे वो पड़ा हुआ है तो वो तो उसका नॉन लिविंग सिम्टम है ना, कि सरफेस पे उसको कुछ भी खाने पीने की या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, ना तो उसको रेस्पिरेशन की ज़रूरत है ना, और हर तरह के सरफेस पे, चाहे वो लोहे का सरफेस हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे वो फाइबर का हो, प्लास्टिक का, हर जगह के सरफेस पे वो मिल सकता है। तो अब किसी सरफेस पे पड़ा है वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही किसी जीव के संपर्क में आया, उसके सांस के द्वारा उसके अंदर चला गया, तो उसकी लिविंग सेल से जैसे ही संपर्क में आया वो एक्टिव हो गया और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर उसने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी। उसका डिप्लॉयड डिवीज़न होकर उसका एक वायरस का डेवलपमेंट पता नहीं कितने वायरस में होने लगा और फिर धीरे 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 वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रभावित करने लगा। ठीक है, तो ये अब उसका वो जीवित वाला लक्षण हो गया, सजीव लक्षण हो गया, है कि नहीं। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वायरस की बात करें तो टाइप्स ऑफ वायरस जो है वो आपने देखा कि वायरस पैरासाइट होता है, परजीविता अगर देखा जाए तो पैरासाइट है, मतलब कि वायरस किसी न किसी जीव पर निर्भर है, किसी न किसी लिविंग सेल पर निर्भर है, डिपेंड है वायरस। ठीक, तो इस रूप में अगर हम देखें वायरस को तो सबसे पहला वायरस जो है उसको बोलते हैं एनिमल वायरस। एनिमल वायरस यानी परजीविता के आधार पर वायरस का डिवीजन किसके आधार पर किया जा रहा है, परजीविता, पैरासिटिज्म के आधार पर वायरस का डिवीजन किया जा रहा है। तो पहला वायरस है एनिमल वायरस। अब नाम से ही लग रहा है ऐसा वायरस जो एनिमल के सेल पर निर्भर होता है, यानी उसी से वो भोजन प्राप्त कर रहा है, उसी से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे वायरस जो एनिमल सेल पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और ये इनमें मुख्यतः डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक। और दूसरा वायरस है प्लांट वायरस, ठीक। अब प्लांट वायरस नाम से लग रहा है पौधों की कोशिकाओं पर निर्भर। इनमें मुख्यतः आरएनए पाया जाता है। तो इनको कहते हैं आरएनए बेस्ड वायरस,
ठीक है, आरएनए बेस्ड वायरस हैं ये, आरएनए मुख्य रूप से होता है और इसमें डीएनए मुख्य, तो ये डीएनए बेस्ड वायरस होते हैं। ठीक है, अब यहां दोनों वायरस की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आपको ये दोनों वायरस रोग उत्पन्न करने वाले या रोग के कारक के वायरस के रूप में दिखेंगे। एनिमल वायरस, अभी सबसे बड़ा उदाहरण ले लो आप, कोविड-19। ठीक है, अब देखिए HIV, ठीक, ये वायरस है। ठीक, प्लांट वायरस के एग्जाम्पल के रूप में ले लो TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, PMB, पोटैटो मोज़ेक वायरस। ठीक, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप कि एनिमल वायरस कौन से वायरस हैं जो एनिमल सेल पर डिपेंड रहते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, उसके लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक, तो जितना भी है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, तमाम बीमारियों के कारक जो है वो वायरस हैं। डेंगू है, वायरस कारक है। ठीक, तो वो वायरस जो है वो यहाँ पर हेपेटाइटिस जैसी बीमारी, तमाम खतरनाक बीमारियों का कारक कौन है? वायरस है। और वो एनिमल सेल पर यानी ह्यूमन या किसी अदर एनिमल की सेल पर निर्भर होता है और उस पर रोग उत्पन्न करता है। तो इसके उदाहरण कौन है? रोग उत्पन्न करने वाले वायरस। ठीक, अब यहां लिखा है कि ज्यादातर वायरस डीएनए बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ वायरस आरएनए बेस्ड होते हैं, और जो आरएनए आधारित होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे HIV और कोविड-19। ये आरएनए बेस्ड वायरस है, ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक, लेकिन अधिकतर वायरस डीएनए बेस्ड होते हैं। प्लांट वायरस सारे के सारे किस आधारित होते हैं? आरएनए आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस यानी तंबाकू के पौधे में मोज़ेक डिजीज उत्पन्न करने वाला वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस PMB। तो ये क्या करते हैं? तंबाकू के या आलू की पत्तियों के क्लोरोफिल को नष्ट कर देते हैं। फिर अपने आप वो पौधा, जब पत्तियां नहीं तो फिर क्या होगा फिर? ठीक है, तो अब तीसरा इसमें जो वायरस है उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज, ये तीसरा वायरस है। ये किस पर निर्भर होता है? बैक्टीरिया पर निर्भर। ये डीएनए, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, यानी दोनों बेस हैं, ये दोनों पाया जाता है। ठीक, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर निर्भर होते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और जैसे T2 फैग वायरस नाम है, एक एग्जाम्पल है T2 फैग वायरस। ठीक है, तो अब आप सोचिए एक ऐसा वायरस जो खुद सूक्ष्म जीव है और किसी और सूक्ष्म जीव पर निर्भर है, ये तो बड़े जीव पर निर्भर है ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखें हम तो वायरस से रिलेटेड ये पॉइंट्स जो है जो आपके सामने आए हैं। अब वायरस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो है डिजीज़। तो वो ह्यूमन डिजीज़ का जो चैप्टर होगा उसके अंतर्गत वो कंप्लीट होगा, प्लांट डिजीज़ का जो चैप्टर होगा उसके अंतर्गत कंप्लीट होगा, या फिर एनिमल डिजीज़ का जो चैप्टर होगा उसके अंतर्गत कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम उन डिजीज़ की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वायरस में अगर देखा जाए तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत से हैं, और मुख्य रूप से वायरस किसका कारक है? बीमारियों का कारक है, डिजीज़ का कारक है। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया की तरफ। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अगर वायरस से बैक्टीरिया की तुलना करें तो अभी आप देखेंगे
कि बैक्टीरिया हार्मफुल भी है, बट बैक्टीरिया बहुत सी उत्पादन या बहुत से फायदे के लिए भी है। वायरस के साथ ऐसा नहीं था, बट बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है, बहुत सी बीमारियों का कारक भी है, परंतु बैक्टीरिया से बहुत से उत्पादन या बहुत सी चीज़ों की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो वायरस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वायरस क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया? क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछा जाता, बाकी वायरस इम्पॉर्टेंट नहीं है। वायरस इस दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया के बारे में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ समस्या है, बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, तो अब हम लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। आपने देखा था कि वायरस जो है उसके विषय में रशियन साइंटिस्ट इवानोस्की ने जो है 1892 में पहली बार पता लगाया, और एक मोज़ेक डिजीज़ के रूप में। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो काफ़ी पहले बैक्टीरिया, सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया गया। और आप सोचिए 1892 की बात वहाँ पर हमने की थी, यहाँ पर 1683 में ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो ये अब ईयर आप देखिए 1683, ये ल्यूवेनहॉक हॉलैंड के थे, ठीक है। तो 1683 में ल्यूवेनहॉक जो हॉलैंड के थे, इन्होंने जो है वो बैक्टीरिया के बारे में पता लगाया। बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है, और इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक, ल्यूवेनहॉक हॉलैंड के थे और इन्होंने पता लगाया इसके बारे में, जिसलिए इनको जो है वो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया के संबंध में अगला बहुत महत्वपूर्ण ईयर था, वो था 1881। 1881 में रॉबर्ट कोच ने जो है वो बैक्टीरिया की आर्टिफिशियल सिंथेसिस की, ठीक है, बैक्टीरिया का कृत्रिम संवर्धन किया, आर्टिफिशियल सिंथेसिस की, और इसके द्वारा उन्होंने एंथ्रेक्स एंड टीबी के बैक्टीरिया को अलग किया। टीबी के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट किया या अलग किया, ठीक है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। रॉबर्ट कोच को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था कि बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करना कि इस बीमारी का कारक ये बैक्टीरिया है, तभी उसका क्योर भी ढूंढा जा सकता है। ऐसे तो हजारों लाखों बैक्टीरिया हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें, तो ऐसे में उस बैक्टीरिया का पता लगाना जिसके द्वारा फिर उसके आधार पर इलाज की बात करना, तो ये रॉबर्ट कोच ने बहुत बड़ा काम किया था, जिसके लिए उन्हें जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दो साइंटिस्ट का नाम है, एक तो ल्यूवेनहॉक का और एक रॉबर्ट कोच। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पता लगाया, और बहुत अंतर है, आप देख रहे हैं, स्टडी चलती रही होगी इस बीच में, तो इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट कोच ने इसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस की और रोग कारक बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट उन्होंने किया, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और जैसे वायरस की डेफिनेशन आपने देखी थी, बायोलॉजिकल डेफिनेशन, वैसे ही इसकी क्या है उसको हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। आपने वायरस में देखा था अकोशिकीय है, क्योंकि उसमें ज्यादातर सेल के पार्ट नहीं पाए जाते। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय है, ठीक है, और माइक्रो है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म है, ठीक है।
क्लोरोफिल लेस है, क्लोरोफिल लेस, क्लोरोफिल रहित क्या है, जीव है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है और क्लोरोफिल लेस है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है बैक्टीरिया के सेल, अगर एक सेल पाई जा रही है तो इसके संबंध में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैक्टीरिया में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। यानी बैक्टीरिया की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब नहीं पाया जाता तो इसका मतलब आप सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सारे ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या करता है, श्वसन का काम करता है, रिस्पिरेशन का। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस किस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो बैक्टीरिया की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बट एक क्वेश्चन ये हो सकता है फिर बैक्टीरिया के सेल में श्वसन का काम कौन करता है। ठीक है, तो श्वसन का काम मीसोसोम करता है। ठीक, तो इसकी कोशिका में क्लोरोफिल भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, बट क्लोरोफिल की उतनी महत्वता नहीं है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि हम ग्रीन प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर अगर सेल ये कह रहे हैं कि सेल है, तो सेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर हम ये कह दें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो प्रॉब्लम है। तो हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लेकिन उसकी जगह पे क्या पाया जाता है, उसकी जगह पे मीसोसोम पाया जाता है। ठीक, और श्वसन का काम वो करता है। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को मुझे और थोड़ा सा ऊपर लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। किसके आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर। न्यूट्रिशन के आधार पर या पोषण के आधार पर बैक्टीरिया दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया या स्वपोषी बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा जो है वो हेट्रोट्रोपिक या परपोषी, हेट्रोट्रोपिक या परपोषी बैक्टीरिया। ठीक, तो पहला बैक्टीरिया कौन है, ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें जो है पोषण का कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन का जो सिस्टम है वो पाया जाता है, वो निर्भर नहीं है किसी जीव पर। ठीक है, और परपोषी या ऐसे हेट्रोट्रोपिक जो किसी लिविंग या नॉन लिविंग सेल पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में इसका भी कोई सब टॉपिक है, तो बिल्कुल है। इसका सब टॉपिक जो है वो ये बैक्टीरिया दो अलग अलग वर्गों में विभाजित हैं। सबसे पहला है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 1 मिनट, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी का या प्रकाश ऊर्जा का, लाइट एनर्जी या प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, जैसे पौधों में नहीं होता क्लोरोफिल होता है तो उसके द्वारा वो, तो अब इसमें जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट एनर्जी का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इसका मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन क्लोरोफिल की जगह पर कुछ ना कुछ पाया जाता हो। तो इनमें जो है एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं प्यूरिन। ठीक है, तो क्लोरोफिल की जगह प्यूरिन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी सहायता से ये लाइट एनर्जी के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इसी में ऑटोट्रोपिक में दूसरा बैक्टीरिया है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपने आप आपको नाम से ही लग रहा होगा। ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थों का, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जैसे मिट्टी में पाया जाता है एक बैक्टीरिया, मिट्टी में पाया जाता है नाइट्रोबैक्टर। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, नाइट्रोबैक्टर। अब ये क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थ वहां पे मिट्टी में होता है नाइट्राइट, तो ये नाइट्राइट का ऑक्सीकरण करता है और इसको बदलता है किसमें, नाइट्रेट में, जो पौधे ग्रहण करते हैं। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और उसके द्वारा, यानी ऑक्सीडेशन कर रहा है और उसके द्वारा ये भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश ऊर्जा या लाइट एनर्जी के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका प्रयोग करके, उनका ऑक्सीडेशन करके अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो ये मैं अभी मिटा दे रहा हूं। ठीक है, और इसके पैरेलल हम चलते हैं उस तरफ। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो 3 प्रकार का है। हेट्रोट्रोपिक परपोषी, यानी किसी पर निर्भर रहने वाला। सबसे पहला कौन होगा, पैरासाइट, यानी परजीवी। पैरासाइट बैक्टीरिया या परजीवी बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया, जो लिविंग सेल पर, जीवित कोशिका पर निर्भर होते हैं। लिविंग सेल या जीवित कोशिका पर निर्भर होने वाले पैरासाइट बैक्टीरिया, परजीवी बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल रोगकारक बैक्टीरिया, रोगकारक बैक्टीरिया। और रोगकारक, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस वाला टीबी का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम टीबी एग्जाम्पल सबसे बड़ा, माइकोबैक्टीरियम टीबी। आजकल टाइफाइड फैला हुआ है। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफोसा, तो टाइफाइड वाला भी बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल होगा, इसी का एग्जाम्पल होगा। ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो किसी भी पौधे या जंतु की कोशिका पर निर्भर है और उसके द्वारा भोजन प्राप्त करता है, तो वो हो गया पैरासाइट या परजीवी बैक्टीरिया। और मैक्सिमम ऐसे बैक्टीरिया कौन से हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब
दूसरा, इसके बाद इससे आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहां पर सेप्रोफाइट बैक्टीरिया। सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट मृतोपजीवी, परजीवी, फिर कौन से आए, मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन लिविंग, यहां पर लिविंग सेल आया था, नॉन लिविंग सेल पर निर्भर होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन लिविंग सेल यानी डेड सेल, मृत कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को जो है वो सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एसिटोबैक्टर। फॉर एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर, ठीक, एसिटोबैक्टर ये एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रोग उत्पन्न कर रहा है, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया ना। कोरोना कम थोड़ी है, ये है कि नहीं है, तो ये तो खतरनाक हो गया। लेकिन ये खतरनाक नहीं है। कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट है, वो जब मृत हो गया, डेड हो गया, अब उसका डीकंपोज होना बहुत जरूरी है। बिना डीकंपोज हुए प्रकृति की सफाई नहीं हो सकती। तो आप सोचिए नेचर अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर आपने वायरस में ऐसा नहीं देखा था, बट यहां है ऐसा कि आप देखेंगे, फंगस में भी आप देखेंगे, लेकिन यहां भी है कि ऐसा बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर है जो उन नॉन लिविंग सेल्स को क्या करता है, डीकंपोज करके अपना भोजन प्राप्त करता है और उससे सारी चीज़ों को डीकंपोज करके वो खाद या फर्टिलाइजर, मिट्टी का फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो तीसरा है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक या सहजीवी, ये लिविंग सेल पर निर्भर नहीं होते, लिविंग सेल के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लिविंग सेल के साथ रहकर, ध्यान दीजिएगा, लिविंग सेल पर निर्भर होना अलग हो गया, उसको खतरा पहुंचा रहा है, लाभ नहीं पहुंचा रहा है। किसी को टीबी हो गया तो लाभ नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये लिविंग सेल के साथ रहकर एक दूसरे को, यानी खुद का भी डेवलपमेंट करता है और उस दूसरे जीव को भी लाभ पहुंचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों की इंटेस्टाइन में, आंत में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई। ई कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया भी है। तो ये क्या है, सिम्बायोटिक है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और खुद का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, मटर के पौधों में जो जहां भी पौधे लगते हैं, एक बैक्टीरिया राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या कर रहा है, पौधे को भी नाइट्रोजन या और चीजों में वो हेल्प कर रहा है पहुंचाने में और अपना भी विकास कर रहा है। ठीक है, तो राइजोबियम भी उसका उदाहरण हो गया। मतलब चाहे वो पौधों की कोशिकाएं हो, चाहे वो ह्यूमन या एनिमल सेल हो, उनके साथ रहकर ये बैक्टीरिया उनको हेल्प करते हैं और अपना भी विकास करते हैं। इनको सहजीवी या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर कैसे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। बैक्टीरिया में और भी एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी हम देखते हैं। बैक्टीरिया कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे डिजीज़ की बात करें तो वो तो सबको पता है और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम लोग ह्यूमन डिजीज़ या एनिमल डिजीज़ या प्लांट डिजीज़ देखेंगे तो उसमें बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ वो सब आ जाएगा। लेकिन वायरस की तुलना में अगर यहाँ देखें तो वायरस का कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं दिखता, लेकिन बैक्टीरिया के बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या यूज, उपयोग, बैक्टीरिया के उपयोग। बैक्टीरिया के उपयोग, यूटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का बहुत सारा उपयोग है जिसके कारण बैक्टीरिया आर्थिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी आप देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण इसके उपयोग हैं। अगर हम देखें तो आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में। तो लैक्टोबैसिलस आमतौर पर यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर का प्रयोग अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में, एसिटिक एसिड या सिरका तमाम चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया हमारे लिए। ई कोलाई का प्रयोग विटामिन B12 के निर्माण में, ई कोलाई का प्रयोग विटामिन B12 के निर्माण में, ठीक। तो आप देखते जाइए कि बैक्टीरिया के, अभी तो ये मतलब कुछ बैक्टीरिया के नाम आ रहे हैं जो कितनी, और ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि आप इसके लिए तैयार रहिएगा कि आपसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसका जो प्रयोग है उसको जानना, ठीक है। अब बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में बैक्टीरिया का प्रयोग, बायो फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में बैक्टीरिया का प्रयोग, जैसे राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम का प्रयोग जो है उसके लिए होता है, ठीक है। तो जैसे राइजोबियम, ठीक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के उत्पादन में बैक्टीरिया का प्रयोग, कोई भी एंटीबायोटिक आप ले लो, टेरामाइसिन, नियोसिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन जो अभी आजकल कोरोना पेशेंट के लिए बहुत यूज हो रही है, ठीक है। तो जो भी एंटीबायोटिक्स हैं, उन एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैक्टीरिया का, एसिडोबैक्टर हो गया, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के जो उपयोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर हैं, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत से जैसे जूट की रस्सी जो बनती है, सन का जो रेशा निकाला है, उन रेशे को निकालने में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण ये आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम हार्मफुल, ये तो हुआ यूजफुल इफेक्ट्स या बैक्टीरिया के यूज की बात करें, ठीक है। अगर हम इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया कि डिजीज या रोग उत्पन्न करना, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है जो फूड पॉइजनिंग का कारक होता है,
अगर भोजन बहुत दिनों तक रखा रह गया या फिर किसी ऐसे मॉइस्चर वाली जगह पे हो गया तो वहाँ पर ऐसा उत्पन्न हो जाता है और फूड पॉइजनिंग का कारक बनता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर डिजीज़ वाले ही हैं, वो जनरली ऐसा कोई इफ़ेक्ट कम होता है। ठीक, अगर हम देखें बच्चों तो बैक्टीरिया जो है उसके उपयोग में आज देखें तो बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में इसका उपयोग, जो हमारी एंटीबॉडीज़ को एंटीबायोटिक्स हम क्यों खाते हैं, जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ हैं उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे किसी डिजीज़ का इलाज जो है वो इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बता दें कि भारत एक ऐसा देश है विश्व में जो एंटीबायोटिक्स का पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला देश है, कि यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का बड़े जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा प्रयोग करना हानिकारक है। ठीक है, लेकिन और ज़्यादातर कंपनियाँ कहाँ की एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन करने वाली? अमेरिका की, यूरोप की कंपनियाँ, जहाँ पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना के बराबर होता है। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आगे एक और लेक्चर इसका होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये 2 लेक्चर का टॉपिक है। तो आज मैंने आपको जो भी बताया है उसको आप कंसीडर करिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक बच्चों अभी जल्दी ही अब हम लोग अपने जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं लाइव हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, क्लासेस होंगी, बट ये है कि जब तक अभी गवर्नमेंट के डायरेक्शन नहीं आ रहे हैं क्लासेस को लेकर, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन जब तक नहीं आ रहे हैं, जब तक उसके लिए एसओपी नहीं आ रही है, ठीक है, तब तक अभी हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और आप भी अपने को सेफ रखिए और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना करिए, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो जहां पर कोरोना फिर से वापस आया है, तो बहुत डेंजरस रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ ना हो, सब लोग अभी से सेफ रहें, सतर्क रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को ओवर कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपस में आप ऐसी कोई गलती करें। ठीक है, तो अभी आप अपनी स्टडी करते रहिए। जैसे ही आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सबसे पहले प्रदान कर दी जाएगी और आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम लोग बिल्कुल बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, यानी अपनी लाइव क्लासेस का जो आप इंतज़ार कर रहे हो, वही इंतज़ार हम लोग भी अपने बच्चों का कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।